कि इधर देखो, ठीक है, अभी ना अगर मैं इधर कुछ वेट रख दूं, ठीक है, इसका वेट और इसके वेट दोनों को बराबर कर दूं तो ये क्या आ जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, इनका इक्विलिब्रियम बन जाएगा। बट ये इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम रहेगा। लेकिन इस चैप्टर में हम बेटा कैसा इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं। मतलब ये है कि हमें दिखने से तो लगेगा कि रिएक्शन रुक गई है, बट एट मॉलिक्यूलर लेवल वो रिएक्शन अभी भी हो रही होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर है? सो इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है, बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वल होता है, एंड द नेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ओवर द टाइम। दो द रिएक्शन कंटिन्यू, रिएक्शन चलती ही रहती है, लेकिन फिर भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट वो हमें सेम लगते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी कि रिएक्शन चल रही है बट स्टिल वो हमको रुके हुए लगते हैं। ठीक है, नाउ इक्विलिब्रियम के बाद हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, दैट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, देखो ये जितनी भी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर इसको हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे सॉलिड और लिक्विड दोनों सेम फेज पे होंगे, है ना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, बेसिकली देखो आपको ना एक रिएक्शन दी गई है, दैट इज A + B इक्विलिब्रियम C+D। ठीक है, अब अगर जो हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो उसके लिए हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Kc से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी होगा उसको हम एज अ पावर यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब तो ये बहुत टफ लगता है बच्चों को, बट ये बिल्कुल भी टफ नहीं है बेटा। यस, ली-चैटेलायर प्रिंसिपल क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जिधर कमी है ना उधर की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दो, बस इतना ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अभी देखो, जब तक प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम थी तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन जैसे ही रिएक्शन को पता चलेगा कि भाई प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है तो रिएक्शन किस तरफ मूव करने लग जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, और फिर से वो अपना इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। बस यही तो कहा था ली-चैटेलर प्रिंसिपल है। तो देखो माइकल फैराडे ने क्या कहा कि हम सब्सटेंस को ना दो टाइप से कैटेगराइज करेंगे, वन इज इलेक्ट्रोलाइट एंड अनदर वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, जो पानी में जाते ही अपने केटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाएंगे, एंड दैट हैव एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेंगे, क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना। ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा कि देखो भाई एसिड वो होते हैं जो H+ आयन डोनेट करते हैं, ये तो आर्हेनियस ने भी कहा था। लेकिन उन्होंने बेस के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा कि बेस वो होते हैं जो H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले। हेलो क्लास 11th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्विक रिवीजन। इससे पहले के जितने भी चैप्टर है, टोटल 5 चैप्टर है, हमने उन सब के क्विक रिवीजन कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिएगा। प्लस आज हम इक्विलिब्रियम का क्विक रिवीजन करने वाले हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी में होगा, है ना। ये एक टाइप का रैपिड रिवीजन है। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इसको लेक्चर बाय लेक्चर भी करा रखा है, प्लस इसका वन शॉट भी आपको मिल जाएगा सेम प्लेलिस्ट में। लेक्चर बाय लेक्चर आपको क्लास 11th वाले प्लेलिस्ट में मिलेगा एंड वन शॉट आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्रैश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो नाम से क्या पता चल रहा है, जहां पे इक्वल इक्वल हो, है ना। हाँ, ऐसा ही कुछ है। इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे इक्वल इक्वल है, लेकिन इस चैप्टर में ना हम किस टाइप की इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इधर देखो, ठीक है, अभी ना अगर मैं इधर कुछ वेट रख दूं, ठीक है, इसका वेट और इसके वेट दोनों को बराबर कर दूं तो ये क्या आ जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, इनका इक्विलिब्रियम बन जाएगा। बट ये इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम रहेगा। लेकिन इस चैप्टर में हम बेटा कैसा इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं। मतलब ये है कि हमें दिखने से तो लगेगा कि रिएक्शन रुक गई है, बट एट मॉलिक्यूलर लेवल वो रिएक्शन अभी भी हो रही होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं।
क्लियर है? सो इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर फॉरवर्ड रिएक्शन किसकी इक्वल होता है? बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वल होता है, एंड द नेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ओवर द टाइम, दो द रिएक्शन कंटिन्यू, रिएक्शन चलती ही रहती है लेकिन फिर भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट वो हमें सेम लगते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी कि रिएक्शन चल रही है बट स्टिल वो हमको रुके हुए लगते हैं। ठीक है, नाउ इक्विलिब्रियम के बाद हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, दैट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, देखो ये जितनी भी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर इसको हम फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे सॉलिड और लिक्विड दोनों सेम फेज पे होंगे, है ना, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां पे सॉलिड जो है वो क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, एंड लिक्विड जो है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, जहां पे लिक्विड और वेपर दोनों के दोनों सेम फेज में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है, सॉलिड से वेपर बना, दैट इज सब्लिमेशन, है ना। एंड अगर हम सॉलिड सोल्यूशन इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें, यानी कि यहाँ पे आप सब ने सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन वाला जहां पे क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, शुगर के क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है ना, तो ये हमारा सॉलिड सोल्यूशन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम दो टाइप की इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, वन इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा, आपको सेम फेज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो भी रिएक्टेंट होंगे, जो भी प्रोडक्ट होंगे, उन सब के सेम फेज होंगे, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्लियर? एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में हमें डिफरेंट फेज देखने के लिए मिल जाएगा, इसको हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफ के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला ग्राफ हमारा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का है। तो देखो, जब भी रिएक्शन स्टार्ट होती है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है ना, हमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। ठीक है, तो जब भी जैसे ही रिएक्शन हमारी स्टार्ट होती है, रिएक्टेंट की क्वांटिटी हमारे पास बिल्कुल हाई होती है, मान लो 100% है ना, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमारे पास कितनी होती है, 0% होती है। ठीक, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, रिएक्टेंट की क्वांटिटी बोलो या फिर कॉन्सेंट्रेशन बोलो, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होता चला जाता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होता चला जाता है, एंड वहीं प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि अब ना ही तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और ना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, तो उस पॉइंट पे फिर हमारा इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया। ओके, नाउ अब हम इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली किसका ग्राफ है, यहां पे ना हमने दो रिएक्शन को मिक्स कर दिया। ठीक है, हेबर प्रोसेस याद है, जहां पे हमने अमोनिया का रिएक्शन किया था, है ना, जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड हेबर प्रोसेस। तो यहां पे क्या था, हमने पहले H2 + N2 लिया और इससे हमने NH3 बना दिया। रिएक्शन विजिबल है? ठीक है, अब शायद दिख जाए आपको। चलो, तो हमने H2 + N2 से क्या बना दिया, NH3 बना दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये ना रिएक्शन जो है ये ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है। ठीक है, थोड़ा सा खर्च हो रही है और इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब डाइहाइड्रोजन लिया तो थोड़ा सा डाइहाइड्रोजन खर्च हुआ और इस पॉइंट पे आने के बाद इक्विलिब्रियम आ गया। ऐसे ही थोड़ा सा डाइनाइट्रोजन खर्च हुआ और इस पॉइंट पे आने के बाद इक्विलिब्रियम बन गया। यानी कि यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम देखने के लिए मिलेगा और इतना ही हमें अमोनिया मिला। ठीक है, इतना ही प्रोडक्ट बना और इसके बाद से सारा सैचुरेशन हो गया। ठीक है, नाउ थर्ड यहाँ पे हम ग्राफ पढ़ते हैं किसके बारे में, H2 + I2 गिव 2HI।
ठीक है, H2 प्लस I2 गिव 2HI। यहाँ पे क्या है, सेम है। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे, किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एंड किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो H2 और I2 का कॉन्सेंट्रेशन पहले हमको ज्यादा मिलेगा, फिर टाइम के साथ H2 I2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा अगर हम रिएक्शन को यहां से देखेंगे तो, ठीक है। और जो HI का कॉन्सेंट्रेशन था पहले 0 था, लेकिन टाइम के साथ HI का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी हम कहां से देख रहे हैं रिएक्शन को, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं। लेकिन अगर सेम रिएक्शन को हम राइट हैंड साइड से देखेंगे, देखो यहां से देखो, मेरी नजर से देखो, राइट हैंड साइड से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि पहले HI का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा था और इनका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो HI का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और H2I2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और एक पॉइंट पे आने के बाद इनके बीच में भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। इनके बीच में भी क्या आ जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्लियर, ये तीनों के तीनों ग्राफ क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, बेसिकली देखो आपको ना एक रिएक्शन दी गई है, दैट इज A प्लस बी इक्विलिब्रियम C प्लस डी, ठीक है। अब अगर जो हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो उसके लिए हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Kc से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी होगा उसको हम एज अ पावर यहां पे यूज करने वाले हैं। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो अगर मेरे पास ये 2 है, ये 3 है और ये मान लो 4 है और ये 5 है, तो जो भी आगे लिखा हुआ है ना ये 2, 3, 4, 5, इसी को हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। तो C का कॉन्सेंट्रेशन, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा, 4 है, तो यहां पे हम 4 लगा देंगे, इसकी पावर 4 हो जाएगी। D 5 है तो D की पावर यहां पे 5 हो जाएगी। A हमारा 2 है तो A की पावर 2 हो जाएगा, और B हमारा 3 है तो B की पावर 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम Kc को रिप्रेजेंट करते हैं, यही चीज यहां पे मेंशन है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द केमिकल रिएक्शन, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो भी उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको हम एज अ पावर यूज करेंगे, ठीक है। by product of the active mass of the chemical reaction raised to the power of their stoichiometric coefficient, तो ऊपर हम प्रोडक्ट लिखेंगे, नीचे हम रिएक्टेंट को मेंशन करेंगे। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, नाउ Kp, अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या था, कॉन्सेंट्रेशन टर्म था, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म था, ठीक है। और ये अगर हम Kp के बारे में बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे, एट प्रेशर P पे है ये, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट प्रेशर P, वहां पे प्रेशर के बारे में हमने बात नहीं की थी, वहां पे हमने कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात की थी, यहां पे हम प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है, H2 प्लस I2 से हमको मिल गया 2HI, तो Kp का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, हर एक गैस को ना आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसे, देखो प्रेशर ऑफ HI कैसे लिखेंगे, HI और बाहर हम RT लिख देंगे। अब ये RT क्या है, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टाइम। ऐसे ही हमने I2 के लिए लिख दिया, ऐसे ही हमने H2 के लिए लिख दिया, ठीक है। अब देखो जिस तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट करते थे उसी तरीके से हमको प्रेशर टर्म को भी रिप्रेजेंट करना है, बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे ना हम वहां पे डायरेक्टली हम कॉन्सेंट्रेशन के लिए वो बॉक्स बनाते थे, यहाँ पे वो बॉक्स नहीं बनाएंगे, दैट ब्रैकेट वी विल नॉट यूज। क्यों, क्योंकि ये तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के लिए है, ठीक। तो हम यहाँ पे Kp के साथ ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे और PHI, PHI का मतलब क्या है, इसकी जगह हम ये रखेंगे, I2 की जगह ये रखेंगे और H2 की जगह हम ये रखेंगे। फिर हम देखेंगे कि सारी चीजें कट रही हैं कि नहीं कट रही, जो कट रहा होगा उसको काट देना और यहां से आपकी Kp की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या Kp और Kc में कोई रिलेशन है? यस, Kp एंड Kc में भाई तगड़ा रिलेशन है, ठीक है। क्या रिलेशन है बेटा Kp और Kc में? हाँ, क्या रिलेशन है Kp और Kc में? तो Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल Ng। अब देखो Kp आपको पता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम है एट कांस्टेंट प्रेशर, Kc इक्विलिब्रियम एट
फिक्स कॉन्सेंट्रेशन है ना, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टाइम, बट ये डेल Ng क्या है? डेल Ng इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम डेल Ng से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो आपके पास अगर 2A दिख रहा है ना, हाँ, प्लस 3B गिव 4C, तो देखो रिएक्टेंट साइड यहाँ पे 5 मोल है और प्रोडक्ट साइड यहाँ पे 4 मोल है, तो प्रोडक्ट यानी कि 4 - 5 कितना हो जाएगा? डेल Ng की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। क्लियर? तो ये हमारा रिलेशन है। नाउ फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम, नाउ विल टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देखो इक्विलिब्रियम को किससे फर्क नहीं पड़ता है बेटा? यस, इक्विलिब्रियम को किससे फर्क नहीं पड़ता? पहली बात, इक्विलिब्रियम हमेशा एक क्लोज सिस्टम में ही अचीव किया जाता है, ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम को हम अचीव नहीं करते, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम इज अप्लाइड ओनली व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रीच देयर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। इक्विलिब्रियम हम तभी अप्लाई करेंगे जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच चुके होंगे, ठीक है। दूसरा, इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। इक्विलिब्रियम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस। यस, इक्विलिब्रियम जो है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एंड Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज रेसिप्रोकल ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अगर एक रिएक्शन हो रही है, A से B बन रहा है, तो इसके लिए आप Kc कैलकुलेट करोगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर B से A बन रहा है तो इसके लिए आप Kc डैश का इस्तेमाल करोगे, ठीक। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम का एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे? एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है? देखो, इक्विलिब्रियम हमें ये बताता है कि रिएक्शन होगी। अब ये रिएक्शन कितने देर में होगी? क्या 5 मिनट में रिएक्शन हो जाएगी? क्या रिएक्शन को होने में 10 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, 1 घंटा लगेगा, 1 साल लगेगा? इसके बारे में इक्विलिब्रियम हमें कुछ भी नहीं बताता। यानी कि रेट के बारे में इक्विलिब्रियम हमको नहीं बताता है, स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताएगा कि हाँ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ओके, इक्विलिब्रियम डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, अगर रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, मतलब रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन प्रोडक्ट को फेवर करेगी कि रिएक्टेंट को फेवर करेगी, किसको फेवर करेगी, ये हम कैसे पहचानेंगे? सो इफ Kc इज ग्रेटर देन 10⁻³ ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट होगा ओवर द रिएक्टेंट। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा? यस, दैट मीन्स Kc इज वेरी लार्ज एंड द रिएक्शन प्रोसीड नियर टू कंप्लीशन। अगर Kc इज ग्रेटर देन 10⁻³ मतलब प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, रिएक्शन विल फेवर दी प्रोडक्ट। वहीं अगर, ठीक है, Kc इज लेस देन 10⁻³ ठीक है, तो रिएक्टेंट को ये डोमिनेट करेगा, यानी कि रिएक्टेंट की क्वांटिटी प्रोडक्ट की क्वांटिटी से ज्यादा होगी। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे रहेगा, ठीक है, डोमिनेट करेगा। अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ से 10⁻³ तक है, दैट मींस यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू दी बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो दिस इज दी एप्लीकेशन। और भी एप्लीकेशन है भाई, है ना। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, जहां पे हम Kc और Qc के बारे में बात करेंगे। तो जिस तरीके से अभी हमने वैल्यू के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया, उसी तरीके से हम देखेंगे कि Kc और Qc का क्या रिलेशन है एंड कब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और कब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। इफ Kc इज ग्रेटर देन Qc, दैट मीन्स रिएक्शन विल मूव टू दी प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अगर Kc और Qc दोनों इक्वल है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन अगर Qc ज्यादा है Kc से, तो रिएक्शन किस तरफ मूव करेगी बेटा? यस, रिएक्शन विल मूव टू दी बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगी। तो ये 3 पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए। नाउ नेक्स्ट है हमारा ली चेटिलायर प्रिंसिपल, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत टफ लगता है बच्चों को, बट ये बिल्कुल भी टफ नहीं है बेटा। यस, ली चेटिलायर प्रिंसिपल क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जिधर कमी है ना, उधर की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दो, बस इतना ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है।
अभी देखो, जब तक प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम थी तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन जैसे ही रिएक्शन को पता चलेगा कि भाई प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, तो रिएक्शन किस तरफ मूव करने लग जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा और फिर से वो अपना इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। बस यही तो कहा था ली-चैटेलर प्रिंसिपल ने, ठीक है। So according to Lee-Chatelain principle, if any of the factor affecting Kc or equilibrium is altered, then the reaction will move in the direction to reduce the effect of change and will re-achieve the equilibrium. ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा हो गई मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टॉर्ट हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टॉर्ट हो गया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी और फिर से वो इक्विलिब्रियम को अचीव करेगी। तो ये इक्विलिब्रियम किस किस की वजह से डिस्टॉर्ट हो सकता है, तो ये कुछ फैक्टर है, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम में फर्क पड़ता है, यस। प्रेशर चेंज करने से इक्विलिब्रियम में फर्क पड़ता है, यस। इनर्ट गैस ऐड करने से इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर के चेंज होने से इक्विलिब्रियम में फर्क पड़ता है एंड कैटलिस्ट को ऐड करने से इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन ही चेंज होता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है। क्लियर, आ गया समझ में? नाउ नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे अपने आयोनिक इक्विलिब्रियम पे आ चुके हैं, ठीक है। अभी तक हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा था, ठीक है। सो आयोनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, तो देखो माइकल फैराडे ने क्या कहा कि हम सब्सटेंस को ना दो टाइप से कैटेगराइज करेंगे, वन इज इलेक्ट्रोलाइट एंड अनदर वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, जो पानी में जाते ही अपने कैटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाएंगे एंड दैट हैव एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेंगे, क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना। जब तक आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? चलो, फॉर एग्जाम्पल है NaCl, KCl, एसिटिक एसिड। फिर हम बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बेटा, जो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं हो सकते एंड दैट डू नॉट हैव एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, शुगर, यूरिया वगैरह वगैरह। ओके, नाउ नेक्स्ट है, अब देखो इलेक्ट्रोलाइट को ना हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड अनदर वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। अब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, 100% डिसोसिएशन होता है। मान लो आपने NaCl ले लिया, KCl ले लिया, जैसे ही आपने इसको पानी के अंदर डाला आप क्या देखोगे, KCl या फिर NaCl पूरी तरीके से पानी में अपने कैटायंस और एनायंस में डिसोसिएट हो गया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वहीं जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करते हैं तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं अपने कैटायन एंड एनायन में एंड कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं, जैसे कि CH3COOH। तो जैसे ही हमने इसको पानी के अंदर डाला ये क्या हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। और ये कैसे डिसोसिएट होंगे, यस, ये पार्शियली डिसोसिएट होंगे, यानी कि आधे अधूरे डिसोसिएट होंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है हमारा, ओके, यहाँ पे अब हम एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले जनरली ये समझ लेते हैं कि एसिड क्या होता है एंड बेस क्या होता है, ठीक है। फिर कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने एसिड के बारे में क्या कहा, बेस के बारे में क्या कहा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो एसिड आर द सब्सटेंस व्हिच आर सार इन टेस्ट, क्यों, क्योंकि वो एसिडस टर्म से आया है एंड वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। वहीं अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस बिटर होते हैं एंड वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। इतनी बेसिक चीजें हम सबको पता, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं हम, दैट इज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। सो अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस सिर्फ वही स्पीशीज एसिड हो सकते हैं जो अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं पानी में जाने के बाद, ठीक है। लेकिन ये थियरी बहुत लंबे टाइम तक नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एसिड थे, ठीक है, जो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि प्रोटॉन डोनेट करेगा और दूसरा OH नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा, वो बेस हो जाएगा, ठीक है। H पॉजिटिव डोनेट करना एसिड, OH नेगेटिव एक्सेप्ट करना इज बेस, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे
एसिड थे, कुछ ऐसे बेस थे जो एसिड बेस तो थे बट इन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा कि देखो भाई एसिड वो होते हैं जो H+ आयन डोनेट करते हैं, ये तो आर्हेनियस ने भी कहा था, लेकिन उन्होंने बेस के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा कि बेस वो होते हैं जो H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले, वो बेस होते हैं। तो सब्सटेंस दैट आर H+ डोनर उसको हम एसिड बोलते हैं और जो H+ को एक्सेप्ट कर ले वो बेस बोलते हैं, है ना। तो NH3 का कॉन्सेप्ट ये समझा नहीं पाई थे कि why NH3 एक्ट एज अ बेस, क्योंकि इसके पास तो OH नहीं है ना, लेकिन यही कॉन्सेप्ट हमें ब्रॉन्स्टेड-लोवरी ने समझा दिया था, ठीक है। एंड इन्होंने साथ ही साथ कॉन्जुगेशन के बारे में भी बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लुईस एसिड एंड बेस। तो लुईस एसिड एंड बेस में क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉन के बारे में बात नहीं करते हैं, यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में बात करते हैं। अगर कोई स्पीशीज पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। और अगर कोई स्पीशीज अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है तो वो बेस की तरह काम करता है। तो लुईस एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है, while Lewis base are electron pair donor, okay। Now next है ionization constant of water and its ionic product। So basically water के बारे में अगर हम बात करें तो water एक एम्फोटेरिक हम कंपाउंड बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है। वाटर न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है, इसमें जितना H+ होगा उतना ही OH नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Kw से रिप्रेजेंट करते हैं। अब Kw में जितना H+ आयन है उतना ही OH नेगेटिव आयन होता है एंड इनकी जो वैल्यू होती है वो 1 × 10⁻⁻14 इतने कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होती है, ठीक है। Now relation between Ka and Kb, Ka is acid dissociation constant and Kb is base dissociation constant, ठीक है। तो देखो अभी हमने पढ़ा Kw के बारे में, what is Kw, ionization constant of water। तो ionization constant of water में मैंने आपको बताया था कि जितना H+ आयन होता है उतना ही OH नेगेटिव आयन भी होता है, दैट इज इक्वल टू दी Kw, ठीक है। तो Ka रिप्रेजेंट करता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड Kb रिप्रेजेंट करता है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट और Kw की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁴। तो यहां से इनके बीच में एक रिलेशन आ गया, Ka एंड Kb किसके बराबर होता है बेटा, Kw के बराबर होता है एंड Kw की वैल्यू 1 × 10⁻⁻14 होती है, ठीक। नाउ नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं pH स्केल पे। नाउ व्हाट इज pH, pH is potenza of hydrogen और we can say potential of hydrogen, है ना। जिसके पास जितना ज्यादा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। जिसके पास जितना ज्यादा OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे pH स्केल के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसा स्केल होता है जिसमें नंबरिंग होती है 0 से 14 तक, ठीक है। 7 अगर किसी का pH आता है दैट मीन्स वो सब्सटेंस न्यूट्रल है। 7 से अगर कम किसी का pH आता है तो वो एसिडिक नेचर शो करता है। 7 से ज्यादा किसी का pH होता है तो वो बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है। एंड pH कैसे निकालते हैं, pH इज -log ऑफ H आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसी तरीके से आप POH भी कैलकुलेट कर सकते हो, POH इज इक्वल टू -log ऑफ OH नेगेटिव OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ऐसे ही आपके पास दो फॉर्मूले और आते हैं दैट इज pKw। तो pKw इज इक्वल टू -log ऑफ Kw और दूसरा फॉर्मूला आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, pKw इज इक्वल टू KH प्लस POH, ठीक है। pH और POH निकालना आपको आता ही है, ऊपर हमारा फॉर्मूला दिया ही हुआ है, ठीक है। आ गया, क्लियर है इतना, ठीक है। तो इन फॉर्मूला से ना आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो, अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा तो सेम फॉर्मूला यूज कर लेना, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ओके। नाउ डाई एंड पॉली बेसिक एसिड एंड डाई एंड पॉली बेसिक बेस, पॉली एसिडिक बेस, ओके। तो ये क्या खतरनाक सा नाम है, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, ठीक है। डाई एंड पॉली, ठीक है, दो या फिर दो से ज्यादा, ठीक है, जो H+ आयन रिलीज करे टू न्यूट्रलाइज बेस एंड वाइसा वर्सा, उसको हम डाई एंड पॉली बेसिक एसिड एंड डाई एंड पॉली एसिडिक बेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, देखो some of the acid like जैसे कि oxalic acid, sulfuric acid, phosphoric acid have more than one ionizable proton, यानी कि H+ आयन जो वो डोनेट करते हैं तो वो कैसे सब्सटेंस हो जाएंगे,
डाई, 2 अगर करते हैं या फिर 2 से ज्यादा करते हैं तो पॉलीबेसिक एसिड हो जाएंगे, ठीक है। इनको हम पॉलीप्रोप्टिक एसिड भी बोलते हैं। तो अगर डाई एसिडिक बेस नाम से नहीं आता है एग्जाम में, पॉलीप्रोप्टिक नाम से आता है तो प्लीज गलत मत कर देना, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक एसिड है H2X, अभी क्या करेगा, एक बार में एक H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, एक प्रोटॉन रिलीज करेगा, ठीक है। फिर दूसरी बार रिएक्शन होगा तो दूसरा भी H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देगा। तो इसने 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज किए, मतलब ये हमारा डाई बेसिक एसिड की कैटेगरी में आएगा। अगर OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा होता तो ये हमारा डाई एसिडिक बेस की कैटेगरी में आ जाता, वाइसा वर्सा ही है, ठीक। नाउ नेक्स्ट है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। अगेन यहां से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। देखो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ना जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था ना उतना भी प्रोडक्ट नहीं बन पाता है ना, तो प्रोडक्ट का ना लॉस हो जाता है। कैसे लॉस होता है उसको समझते हैं। देखो होता क्या है कि हमारे पास ना एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। वीक हम ऐसे बोल सकते हैं, नॉट इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड है, वीक एसिड CH3COH। अब क्योंकि ये वीक है तो ये बहुत कम डिसोसिएट होगा, ऑलमोस्ट 5 to 10% ही डिसोसिएट होगा पानी में जाने के बाद। तो हमने वीक एसिड लिया, पानी के अंदर डाला, डिसोसिएट हो गए H पॉजिटिव एंड CH3COO नेगेटिव, ठीक है। सेम ही सोल्यूशन में हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। अब आपको पता है क्या करना है, कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं करना है, आपको वही इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है जिसमें सेम आपको क्या मिल जाए, सेम आयंस मिल जाए। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, CH3CONA लिया, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे ही हम इसको पानी में ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव एंड CH3COO नेगेटिव। अब देखो पानी के अंदर अब CH3COO नेगेटिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा हो गई, ठीक है। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके पास बैक गियर तो होता नहीं है कि ये वापस से प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो ये तो शांत हो जाएगा, ये बोलेगा भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं अब बैक नहीं हो सकता। अब बैक किसको जाना पड़ेगा, यस, टू अचीव इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट शुड इक्वल टू द प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन अभी तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा है ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो रिएक्शन बैकवर्ड किस में जाएगी, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो पहले 5 से 10% जो डिसोसिएशन हो रहा था ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब उतना भी डिसोसिएशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, वापस से रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कम हो रही है। ओके तो देखो यहाँ पे थियरी में हम क्या पढ़ते हैं, सो इफ वीक एसिड और बेस पुट इन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वीक एसिड ले लो या फिर वीक बेस ले लो, जब हम उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पुट करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी कैसा होना चाहिए, दैट हैव कॉमन आयन, ठीक है। सो द डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट हैव अ कॉमन आयन इन इट। समझ में आया कि नहीं आया, यस। चलो नेक्स्ट है हमारा बफर सोल्यूशन। ओके सो बफर सोल्यूशन क्या है, कैसे समझिए, आप पूरे दिन भर में क्या क्या खाते पीते रहते हो, बहुत सारी एसिडिक चीजें खाते हो, है ना, बहुत सारी, मान लो आपने ऐसी चीजें खा ली जिसका पीएच थोड़ा ज्यादा है, मतलब वो बेसिक नेचर का हो गया, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं है ना कि हमने बहुत एसिडिक खाना खा लिया, हमने बहुत बेसिक खाना खा लिया जिससे हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए, जिससे हमारे ब्लड में कुछ चेंजेस आ गए, यानी कि हमारा ब्लड बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि आवर ब्लड एक्ट एज अ बफर सोल्यूशन। अब ये बफर सोल्यूशन क्या है, इसी के बारे में तो बात कर रहे हैं। तो बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें थोड़ा सा एसिड या फिर बेस डालने से उसके पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज कॉल्ड बफर सोल्यूशन। एसिडिक बफर सोल्यूशन भी होता है एंड बेसिक बफर सोल्यूशन भी होता है, ठीक है। और इसका पीएच हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग concentration of salt upon concentration of acid, that is called Henderson-Hasselbalch equation, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक क्या था, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो इससे हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं, जितना ज्यादा सॉल्यूट हमारे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा वो उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी शो करेगा, जितना कम डिसॉल्व होगा वो उतनी कम सॉल्युबिलिटी शो करेगा। तो एनसीईआरटी में हमारे पास 3 कैटेगरी है, ठीक है। अगर सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.1 मोलर तो यानी कि वो हाईली, कैसे बोल सकते हैं, वो हाईली सॉल्युबल है, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी इज बिटवीन 0.01 टू 0.1 मोलर तो वो स्लाइटली सॉल्युबल होगा, ठीक है।
एंड इफ सॉल्युबिलिटी इज लेसर देन 0.01 मोलर तो वो कैसा हो जाएगा, स्पैरिंगली सॉल्युबल हो जाएगा. सो दिस इज सॉल्युबिलिटी. अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में. सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या है, देखो कैसे हम KSP कैलकुलेट करते हैं. लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन है जो कि दी गई है BaSO4, ठीक है, ये डिसोसिएट हो गई Ba2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव में, ठीक है. तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव, एंड इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S से. S इज द सॉल्युबिलिटी, ठीक है. KSP हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा. तो KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर. इससे आप KSP भी कैलकुलेट कर सकते हो और S भी कैलकुलेट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया. तो वन शॉट में हमने इस पे क्वेश्चन भी किए हुए हैं, आप जरूर से वन शॉट देखना अगर आपको बहुत डीप लेक्चर देखना है तो, ठीक है. चलो, तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था इसका क्विक रिवीजन हमने कर लिया है एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है. और अगर बहुत जल्दी जल्दी लग रहा है तो मैंने आपको बता दिया, फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा. देखो, दो पार्ट में मैंने इसको कवर करवाया है, वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम एंड अनदर वन इज आयनिक इक्विलिब्रियम. तो आप दोनों लेक्चर देख सकते हो, बाकी मैं ऊपर आई बटन पे लगा दूंगी. ओके, सो अब हमारी मुलाकात होगी. देखो, फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट, नॉट फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट बुक इज कंप्लीट, है ना. फर्स्ट बुक के हमने सारे के सारे क्विक रिवीजन कर लिए. अब 3 चैप्टर बचते हैं सेकंड बुक के, जिसको हम जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर.